हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बैंक, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड फंक्शंस। बैंक का अर्थ, परिभाषा एवं कार्य। बैंक, इस शब्द से हम सब भली भांति परिचित हैं। इन शब्दों में बैंक का अर्थ उस संस्था से लगाया जाता है। बैंक एक संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्था है। तो बैंक का अर्थ उस संस्था से लगाया जाता है जो जनता से धन जमा पर प्राप्त करते हैं और ऋण के रूप में या जमाकर्ताओं के मांगने पर भुगतान करते हैं। तो बैंक के इसमें दो कार्य बताए गए हैं कि एक तो बैंक क्या करता है, जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करता है और ऋण के रूप में या जमाकर्ता द्वारा मांगने पर उसे पुनः भुगतान करता है। तो संक्षेप में कहा जाए तो बैंक रुपए का लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक है। लेकिन समय के साथ साथ बैंक के कार्यों में बहुत परिवर्तन आया है। आज बैंक केवल जमा के रूप में धन स्वीकार करना और ऋण के रूप में प्रदान करने के अलावा अन्य कार्य जैसे बहुमूल्य वस्तुएं जमा रखना, अपने ग्राहकों के चेकों का संग्रहण करना, व्यापारिक बिलों की कटौती करना और एजेंसी संबंधी सभी कार्य करना। अतः केवल बैंक मुद्रा का ही लेन देन नहीं करते और बैंक इसके साथ साथ साख का व्यवहार भी करते हैं। इसलिए बैंक को साख का सृजनकर्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैंक की परिभाषा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने बैंक की अलग अलग परिभाषाएं दी है, क्योंकि आधुनिक युग में बैंकिंग के क्षेत्र और उसकी कार्यप्रणाली में इतना परिवर्तन आया है कि बैंक की एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। तो बैंक की परिभाषाओं को यहाँ 3 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है कार्य पर आधारित परिभाषाएं, सेकंड है वैधानिकता पर आधारित परिभाषाएं और थर्ड है साख व्यवस्था पर आधारित परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्य पर आधारित परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले प्रोफेसर गिलबर्ट ने बैंक पूंजी अथवा सही शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय है, यानी बैंक क्या कार्य करता है, बैंक जो कार्य करता है उसके आधार पर यहाँ बैंक की परिभाषाएं दी गई है। इसी क्रम में प्रोफेसर सर जॉन पैजेट, प्रोफेसर A.G. हार्ट ने भी बैंक के कार्य संबंधी परिभाषाएं दी है। अगर हम उक्त परिभाषाओं को देखें तो बैंक के स्थायी व चालू जमा करने, चेकों का भुगतान करने, चेकों के संग्रहण करने को महत्व दिया गया है। लेकिन बैंक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ऋण देने व साख के व्यवसाय को भुला दिया गया है। इसलिए इस परिभाषा को पूर्ण नहीं माना जा सकता। जो सेकंड परिभाषा है वो वैधानिकता के आधार पर परिभाषाएं हैं। वैधानिकता के आधार पर जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, भारतीय बैंकिंग अधिनियम, उसमें क्या परिभाषा दी गई है, बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोग के लिए जनता से धन जमा करना है जो कि मांग पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आशा द्वारा निकाला जा सकता है। अब ये परिभाषाएं भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो फर्स्ट बैंक शब्द का अर्थ नहीं बताया गया है और सेकंड बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य सम्मिलित नहीं हैं। थर्ड परिभाषाएं जो दी गई है वह है साख पर आधारित परिभाषाएं। साख पर आधारित परिभाषाओं में प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणी का व्यवसायी होता है, अर्थात बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना है और बदले में ऋण देना है। इस प्रकार वह मुद्रा का सृजन करता है। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने बैंक को अलग अलग कार्य के रूप में, उसकी व्यवसाय के रूप में और वैधानिकता के आधार पर परिभाषित किया है, लेकिन यह सभी बैंक की उचित परिभाषाएं नहीं हैं। तो बैंक की उचित परिभाषा क्या है? वेबस्टर शब्दकोश द्वारा दी गई परिभाषा को उचित परिभाषा माना गया है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम को भेजने की व्यवस्था भी की जाती है। अब इस परिभाषा को उचित परिभाषा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ जो बैंक का कार्य है उसे बहुत विस्तृत रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ वेबस्टर शब्दकोश ने एक वर्ड प्रयोग किया है द्रव्य। तो द्रव्य में व्यवसाय शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक लिया जाता है। द्रव्य के लेन देन में बैंक की सभी क्रियाएं व्यापक रूप से आ जाती हैं। इस प्रकार बैंक की आदर्श परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि बैंक वह संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन से संबंधित सभी लेन देन करती है।
बैंक क्या है? बैंक वह संस्था है जो ग्राहकों के लिए धन से संबंधित सभी लेन देन करती है। अब बैंक की विशेषताएं, तो बैंक की मुख्य रूप से सर जॉन पैजेंट ने 3 विशेषताएं बताई हैं। फर्स्ट है मुख्य व्यवसाय। बैंक या बैंकर वह संस्था या व्यक्ति होता है जिसका मुख्य व्यवसाय क्या होना चाहिए? बैंक। इनका आर्थिक लेन देन का काम गौण हो तो वह बैंकर नहीं है। बैंकर की सेकंड विशेषता है प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि। बैंक या बैंकर वही संस्था या व्यक्ति हो सकता है जो समाज में बैंकर के काम के लिए प्रसिद्ध। बैंकर के रूप में ही उसकी प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि होनी चाहिए और आय का एकमात्र साधन बैंकिंग व्यवसाय होना चाहिए। तो ये सर जॉन पैजेंट ने बैंक की 3 मुख्य विशेषताएं बताई हैं: मुख्य व्यवसाय, प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि और आय का साधन। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है वह है बैंक के कार्य। बैंक के कार्यों को अगर हम डिवाइड करें तो हम मेनली 2 की जो बैंक के मुख्य कार्य हैं और बैंक के गौण या सहायक कार्य, तो अलग अलग तरीके से हम बैंक के कार्यों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो यहाँ बैंक के प्रमुख कार्य हैं वह इस प्रकार है। बैंक का फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है जमाएं या निक्षेप स्वीकार करना। बैंक का प्रमुख कार्य ही है कि वह जमाएं और निक्षेप स्वीकार करना है। आज हम बैंक में जाते हैं तो हम बैंक में अपनी छोटी छोटी बचतों को, बैंक 3 प्रकार से हमारी बचतों को, 3 तरह के खातों में हमारी बचतों को जमा करता है। आजकल और भी अलग अलग नई स्कीम्स बैंक्स की आ गई है जिसके अंतर्गत वह जमाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से देखें तो हमारा बचत खाता, सेविंग अकाउंट, जिसमें हम हमारी बचतों को जमा कराते हैं। दूसरा होता है चालू खाता, जिसे करंट अकाउंट कहा जाता है। करंट अकाउंट या चालू खाता मुख्य रूप से व्यवसायी संस्थाओं द्वारा खोला जाता है क्योंकि उसमें किसी भी तरह के लेन देन की कोई लिमिट नहीं होती। आप दिन में कितनी भी बार उसमें रकम जमा करा सकते हैं और निकालने की सुविधा चालू खाते पर प्रदान की जाती है। और थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट देखें तो हमारा स्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें हम एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए हमारी बचतों को जमा करा देते हैं। तो बैंक क्या करता है? विभिन्न खातों के माध्यम से हमारी जमाएं स्वीकार करता है। तो ये इसका फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का। अगर हम सेकंड फंक्शन देखें तो ऋण एवं अग्रिम स्वीकार करना। व्यापारिक बैंकों का दूसरा प्रमुख कार्य है ऋण या अग्रिम प्रदान करना। बैंक क्या करते हैं? अगर हम बैंक की मुख्य रूप से फंक्शनिंग देखें तो बैंक जनता की छोटी छोटी बचतों को विभिन्न खातों के माध्यम से स्वीकार करते हैं और फिर उन्हीं बचतों से जो पैसा जो बैंक के खातों में जो जमा होता है उसे वो ऋण या अग्रिम के रूप में अन्य पक्षकार को या व्यवसायियों को ऋण या अग्रिम के रूप में प्रदान करते हैं। अब ऋण या अग्रिम के रूप में प्रदान करते हैं तो वो किस किस प्रकार से होता है? इसमें भी बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि नकद साख के रूप में, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करके, बिलों का क्रय एवं कटौती करके, और मेन जो है वो लोन। हम सभी इस शब्द से भली भांति परिचित हैं कि बैंक क्या करते हैं? लोन प्रदान करते हैं, ऋण स्वीकार करते हैं। और उसके अलावा जो एक अन्य तरीके हैं जैसे बैंक कैश क्रेडिट, जिसे हम सीसी लिमिट बोलते हैं, बैंक अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करते हैं, बिलों का क्रय विक्रय एवं कटौती करके भी बैंक ऋण प्रदान करते हैं। तो बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम निम्न प्रकार है। जैसे फर्स्ट है नकद साख, कैश क्रेडिट। मैं इन शॉर्ट आपको समझा देती हूँ कि कैश क्रेडिट क्या होता है। जैसे जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन के लिए तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक क्या करता है? 10 लाख रुपए मेरे नाम से एक लोन अकाउंट ओपन करके 10 लाख रुपए एज ए पूरे के पूरे मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो ब्याज की गणना होती है वह पूरी अमाउंट 10 लाख पर की जाती है। मुझे 10 लाख पर जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाता तो उस तरह से उनके ब्याज की गणना होती है। लेकिन जो सीसी लिमिट होती है, नकद साख होती है, नकद साख का एक मुख्य बात यह है कि नकद साख में आप जितनी राशि आहरित करोगे, विड्रॉ करोगे, माना कि मैंने मेरे अकाउंट पे 5 लाख रुपए की सीसी लिमिट ली है। अब 5 लाख रुपए में से यदि मैंने 1 लाख रुपए ही विड्रॉ किए हैं तो ब्याज की गणना सिर्फ 1 लाख रुपए पर की जाएगी।
समझ में आया? तो ऋण और सीसी लिमिट के रूप के मध्य ये मेन अंतर है कि सीसी लिमिट में कैश क्रेडिट में हम जितनी राशि आहरित करेंगे, विड्रॉ करेंगे, हमें सिर्फ ब्याज आहरित राशि पर ही बैंक वसूल करेगा। अगर सेकंड है अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा केवल चालू खातों पे दी जाती है। अब हम इसे साधारण शब्दों में समझे तो जैसे आज किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का चेक इश्यू किया है, अब उसके खाते में 4.5 लाख रुपए ही हैं। तो बैंक क्या करता है, अगर उसने अधिविकर्ष की सुविधा ले रखी है तो 50,000 रुपये उसके खाते में एज ए बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान करके उसके 5 लाख रुपए के चेक को क्या कर देगा, इशू कर देगा, यानी 5 लाख रुपए के चेक को अमाउंट उसको जारी कर देगा। तो 50,000 रुपये बैंक ने उसको क्या दी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है। यदि कोई बैंक अपने ग्राहक को उसके खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने का अधिकार देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिविकर्ष कहते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को ये सुविधा प्रतिभूतियों की जमानत या ग्राहक की व्यक्तिगत साख के आधार पर प्रदान करते हैं कि उसकी बहुत अच्छी गुडविल है, तो बैंक क्या करते हैं, उन्हें इस प्रकार के अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान कर देते हैं। फिर नेक्स्ट कॉल मनी। कॉल मनी मांग पर देय ऋण अथवा याचना राशि। बैंक आपस में, एक बैंक दूसरे बैंक को ये सुविधा प्रदान करता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को इस तरह की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें बहुत ही अल्प समय के लिए 24 घंटे या 72 घंटे के लिए ये ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। सेकेंड है लास्ट है रिवॉल्विंग क्रेडिट, आवृत्ति साख। आवृत्ति साख की सुविधा भी एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान की जाती है। निर्धारित अवधि में ऋणी द्वारा आवश्यकता अनुसार पूर्व स्वीकृत साख में से आहरण किया जा सकता है। इसे मैंने एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाया है कि भारतीय स्टेट बैंक श्रीमती रमा को 6 माह के लिए 25 लाख रुपए की रिवॉल्विंग क्रेडिट स्वीकृत करता है। तो रमा 1 माह बाद इस सुविधा के अंतर्गत 5 लाख रुपए का आहरण करती है। टोटल 25 लाख स्वीकृत हुए थे, 5 लाख रुपए का आहरण करती है और इसके बाद 20 लाख रुपए उसकी आवृत्ति साख रह गई है। 15 दिन बाद ही 5 लाख रुपए अपने ऋण खाते में वापस जमा करा देती है। तो ये राशि जमा होने के पश्चात वह पुनः 25 लाख रुपए की आहरण की सुविधा प्रदान करती है बैंक। तो आवृत्ति साख के अंतर्गत आहरण तथा जमा का क्रम क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। इस सुविधा के लिए बैंक आवृत्ति साख की संपूर्ण राशि को ग्राहक के लिए सदैव स्वीकृत करता है और ब्याज केवल आहरित राशि पर आहरण की तिथि से ही वसूल किया जाता है। टर्म लोन से, टर्म लोन जो बैंक अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण जारी करता है, ये बैंक का मुख्य कार्य है कि बैंक ऋण प्रदान करते हैं। तो टर्म लोन्स होते हैं जो दीर्घकालीन ऋण जारी किए जाते हैं, वो बहुत बड़ी राशि के होते हैं, उनमें तरलता का अभाव होता है, बैंक बहुत ऊंची दर से इन पर ब्याज वसूल करते हैं। पहले व्यापारिक बैंक दीर्घकालीन ऋण इशू नहीं करते थे, औद्योगिक बैंक, अलग अलग तरह के बैंक्स थे जो दीर्घकालीन, लेकिन वर्तमान में सभी व्यापारिक बैंक दीर्घकालीन ऋण इशू करते हैं और सामान्यतः अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण जारी किए जाते हैं। बैंक का हमने 2 फंक्शंस पढ़े। फर्स्ट पढ़ा था जमाएं स्वीकार करना, सेकंड ऋण या अग्रिम प्रदान करना, और थर्ड है सेवा कार्य। बैंक हमें जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। आज बैंक ग्राहक की चेकों का संग्रहण करते हैं, हम हमारी तरफ से चेक्स को कलेक्ट करते हैं, चेकों का भुगतान करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें धन की सुविधाएं, आज आप नेफ्ट, आरटीजीएस जैसी सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन का स्थानांतरण करने के लिए बैंक ग्राहकों की ओर से अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। प्रतिभूतियों का अभिगोपन, ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, यात्री चेक। तो ये बैंक जो भी हमें अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो ये सभी बैंक के क्या आते हैं, सर्विसेज या सेवा कार्य, या हम इन्हें एजेंसी संबंधी कार्य भी कह सकते हैं। फोर्थ है विकास कार्य, डेवलपमेंट फंक्शंस। तो आधुनिक बैंक परंपरागत बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। वह देश के आर्थिक विकास व सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो बैंक विकास संबंधी कार्यों के लिए, तो विकास के लिए जैसे गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, स्वरोजगार की योजनाएं हैं,
तो सरकार द्वारा जो विकास के लिए योजनाएं जारी की जाती है तो उसमें भी बैंकों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः अब बैंक जमाएं स्वीकार करके रुपया उधार देने वाले व्यावसायिक संस्थान ही नहीं है, यह अब सामाजिक और आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बन गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में बैंक का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन किया है। इस किसी भी टॉपिक में आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।